नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोहराई आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने संसद भवन परिसर में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। एनडीए और एलडीएफ के बीच कांटे की टक्कर। 2 चरणों में हुए चुनाव में साल 1995 के बाद इस बार हुआ था सर्वाधिक मतदान। पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटरों पर चला चुनाव आयोग का डंडा। वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कटे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्षेत्र में काटे गए 44,000 नाम। गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में उनका संबोधन होगा। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और हिंसा प्रभावित परिवार के लोग ले रहे हैं खेलों में हिस्सा। और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी का भारत दौरा। बहुचर्चित गोट इंडिया टूर 2025 की आज से आधिकारिक शुरुआत। साल 2011 के बाद पहली बार आए हैं भारत। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर में हुए कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को राष्ट्र नमन करता है। उनकी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। आज के दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद भवन आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, संसद भवन परिसर में सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान को विशेष रूप से याद किया गया। वर्ष 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान इन जवानों ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। तो संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत अनेक लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात करते हैं केरल निकाय चुनाव की। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव 2025 की मतगणना जारी है। हालांकि कई सीट पर नतीजे आ गए हैं और इस बीच सुबह 9 बजे तक हुई मतगणना के शुरुआती रुझान मिली जुली तस्वीर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रुझान केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए काफी उत्साहित करने वाले हैं। सत्ताधारी सीपीआईएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी 2020 के स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि सुबह 9:25 तक सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ 261 और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ जो है वो 228 ग्राम पंचायतों में आगे चल रहे थे। शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो यूडीएफ 43 नगर पालिकाओं, 7 जिला पंचायतों और 4 निगमों में आगे चल रही है, जबकि एलडीएफ 26 नगर पालिकाओं, 6 जिला पंचायतों और 1 निगम में आगे है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए 15 ग्राम पंचायतों,
3 नगर पालिकाओं और 1 निगम में आगे चल रहा है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के रुझानों में राजग सबसे आगे है, जबकि एलडीएफ उसे कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एर्नाकुलम जिले में त्रिपुनिथुरा नगर पालिका के एरेटिल वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार विजयश्री केआर आगे चल रहे हैं, जबकि पार्टी के उम्मीदवार पीएल बाबू ने बलिया थारा वार्ड में 19 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। त्रिपुनिथुरा नगर पालिका में 7 वार्डों पर एनडीए ने शानदार मतों से जीत हासिल की है। जी हां, 7 वार्डों पर शानदार मतों से जीत हासिल की है और एलडीएफ 4 वार्डों पर जीती है। वहीं यूडीएफ के हिस्से में 2 वार्ड आए हैं। कुन्नूर जिले की अंथोर नगर पालिका में एलडीएफ ने 11 वार्डों पर जीत हासिल कर ली है। 2 अन्य वार्डों पर एलडीएफ आगे चल रही है। वहीं 5 वार्डों में एलडीएफ की निर्विरोध जीत हुई है। 261 ग्राम पंचायतों में एलडीएफ की बढ़त है। यूडीएफ की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से 50 के रुझान आ गए हैं। बीजेपी की केरल में एंट्री होती हुई नजर आ रही है। 15 ग्राम पंचायतें, 3 नगर पालिका पर एनडीए आगे चल रही है और पलक्कड़ जिले की शोरानूर नगर पालिका सीट पर एनडीए और एलडीएफ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी तक एनडीए ने 10 और एलडीएफ ने 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं इसके अलावा यूडीएफ के हिस्से में 4 सीटें आई हैं। कांग्रेस को जो है झटके पर झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो केरल स्थानीय निकाय चुनाव से ये ताजा अपडेट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। केरल में किसके सिर ताज सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। केरल का जनादेश और लगातार सुबह 9:30 बजे तक के हम आपको रुझान बता रहे हैं। केरल से हमारी संवाददाता विनया जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनया, केरल निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं हम और जो नतीजे आ रहे हैं काफी मिले जुले नतीजे और केरल में बीजेपी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी तक हम ट्रेंड देखें तो कॉरपोरेशन में, वही तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी बिल्कुल आगे आए है। अभी तक लीड 42 सीट्स में है। यहाँ 101 वार्ड है तो मेजोरिटी के लिए 50 सीट चाहिए, तो 42 पर आ गए अभी और भी बढ़ेंगे। ऐसे कि हम अभी बीजेपी का यहाँ का राज कार्यालय में है, राज अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी है इधर और अभी ना कार्यकर्ता लोग यहाँ आने शुरू किया है और यहाँ हल्का से थोड़ा सेलिब्रेशन भी शुरू हो गया है। मगर वो लोग अभी कोस्टल एरिया का गिनती चल रही है, कोस्टल एरिया वाले बूथों का गिनती चल रही है, उसका भी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं बीजेपी का नेता लोगों ने। जब भी यहाँ चुनाव का गिनती होते तब कोस्टल एरिया का काउंटिंग की समय यहाँ की जो बीजेपी का टाली में थोड़ा बदलाव होते रहता है, तो इसलिए उस रिजल्ट के लिए भी वेट कर रही हूँ रिस्पॉन्स के लिए। तो अभी तक 42 सीट में एनडीए लीड कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में। ये तो बिल्कुल हिस्ट्रिक है कि अभी 30 साल से यहाँ एलडीएफ सत्ता में थे और एक अवसर पे भी नहीं बीजेपी आगे नहीं आया था इधर कॉरपोरेशन में। तो इस बार अभी 42 सीट्स पर आगे है और एलडीएफ वो जो यहाँ सत्ता में थे 30 साल से वो अभी ट्रेलिंग है, 22 सीट्स पर वो अभी है उनका लीड और कांग्रेस है 14 सीट्स पे है। कि हम केरला का टोटल उसका एक ट्रेंड देखें तो यहाँ पे एक कांग्रेस का लहर हम बोल सकते हैं कि क्योंकि 6 कॉरपोरेशन है केरला में, उसमें पहले 5वीं कॉरपोरेशन एलडीएफ के साथ है, 1 कॉरपोरेशन यूडीएफ के साथ है। अभी जो ट्रेंड के अनुसार से 4 कॉरपोरेशन अभी यूडीएफ लीडिंग है, 1 में एलडीएफ और 1 में एनडीए है। बिल्कुल, और विनय, कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। और जिस प्रकार से वोट प्रतिशत बढ़ा था, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी, जो पिछला ट्रेंड हमने देखा है, जब जब लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट किया है उसका कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आया, बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया। वही इस चुनाव में भी नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, अगर हम ये वोटिंग प्रतिशत की तरफ से देखें तो वोटिंग प्रतिशत इस बार कम थे कि पिछली बार के अनुसार से, मगर जो लोग वोट किया है, मतदान किया है, उनके अनुसार से इस बार ज्यादा लोग वोट किया कि 70,000 के आगे लोग इस बार वोट किया है। मतलब कि वो सब नया वोटर्स है। तो लोकल बॉडी इलेक्शन में 70,000 मतलब एक बहुत बड़ा फिगर है, जैसे कि असेंबली इलेक्शन की तरह नहीं है। तो इस बार जो नया वोटर्स आया है उसका जो लाभ बीजेपी को मिला है। और दूसरा बात ये है कि शबरीमला में सोना चोरी का वो बहुत बड़ा मुद्दा ये चुनाव के प्रचार में बहुत बड़ा चर्चा हुआ था, क्योंकि ये सीपीएम के एलडीएफ के सत्ते में वहां पे सोने का चोरी हुआ। तो इस बात भी इस चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट किया है, इसका एक असर भी दिख रहा है, इसलिए उसका लाभ ज्यादा अभी ट्रेंड के अनुसार से कांग्रेस को मिला है। मगर तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन वो बीजेपी का यहाँ पे एक प्रेस्टीज फाइट था, बहुत ही गौरव से लड़ा है। और यहाँ बीजेपी अब 42 सीट पर आ गए। वो बिल्कुल एक हिस्ट्रिक बात है, ऐतिहासिक बात है। बिल्कुल, जिस तरह से विनय ये कहते हैं कि यूथ जो है देश का भविष्य है, और यूथ को हम देखें तो कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आता है। और इसीलिए यूथ का एक जो बड़ा हिस्सा है, जो नया वोटर है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जुड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि जेन सेड है, वो लोग अपोलिटिकल है, क्योंकि वो लोगों को राजनीति की वो जो खेल में या चुनाव में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनरली हम ऐसा नहीं बोल सकते। अभी ये ट्रेंड देखे तो यूथ, आपने जो बोला है कि बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का जो कार्य करता है तो उनके ऊपर या मोदी का पॉलिसी के ऊपर यूथ को एक अट्रैक्शन है। तो उसकी वजह से भी वो जो वोट बीजेपी की तरफ से आ रहा है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए विनया, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो वहां पर राजधानी में भी भगवा धमाका एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में एनडीए काफी ज्यादा आगे चल रही है। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों के इस सफर को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक महा एक्सपोज आपको बताने जा रहे हैं। जिस फर्जी वोटर यानी कि फेक वोटर के जिन्न को लेकर दशकों से आरोप और प्रत्यारोप चल रहे थे, अब चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा ने उस पर मोहर लगा दी है। जी हां, चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा ने उस पर मोहर लगा दी है। और यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि बंगाल की चुनावी राजनीति में वोटर लिस्ट स्कैम पर सबसे बड़ा एक्शन है। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया ने बंगाल की नींद उड़ा दी है। सीईओ कार्यालय ने पुष्टि की है कि पहले चरण में ही मृत, लापता, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मिलाकर कुल 58,18,487 मतदाताओं के नाम हटाए जाने हैं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आयोग ने 1,67,00,000 डेटा की दोबारा जांच के भी आदेश दे दिए हैं, जहां से 15 से 20% जो है नाम और ज्यादा कट जाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र यानी कि भवानीपुर विधानसभा से 44,787 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यह विलोपन यानी कि डिलीशन संख्या
सामान्य नहीं है। ये आंकड़े इसलिए भी विस्फोटक हैं क्योंकि नंदीग्राम, जो कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, वहां पर सिर्फ 10,000 नाम हटे हैं। भवानीपुर में हटे नाम नंदीग्राम से 4 गुना ज्यादा हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये विलोपन मृत्यु, स्थानांतरण, पता नहीं चलने और दोहराव प्रविष्टियों के कारण हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं, टीएमसी के कई कद्दावर मंत्रियों के क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेयर फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट सीट पर 63,730 नाम और बालीगंज के मंत्री बाबुल सुप्रियो की सीट पर 65,171 नाम। वहीं तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना बंदोपाध्याय की चौरंगी सीट पर सबसे अधिक 74,553 नाम हटे हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा की सीट श्यामपुकुर पर 42,303 नाम, जबकि बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उत्तर दमखम सीट पर 33,912 नाम हटाए गए हैं। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, भाजपा के क्षेत्रों में भी बड़ा विलोपन हुआ है। भाजपा नेता शंकर घोष की सीट सिलीगुड़ी पर 31,181 नाम, भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पॉल की सीट आसनसोल दक्षिण से 39,202 नाम, भाजपा नेता अशोक लाहिड़ी की सीट बलूरघाट से 11,219 नाम हटाए गए हैं। वहीं टीएमसी के कई मंत्रियों के क्षेत्रों में तो भारी कटौती हुई है, जैसे कि कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और चौरंगी, जहां पर 60 से 70,000 नाम हटे हैं। जिला स्तरीय आंकड़े के अनुसार दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक 8,16,047 नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। बीजेपी इन आंकड़ों को फर्जी वोटरों की फैक्ट्री पर ताला लगाने की बात बता रही है। बीजेपी का दावा है कि ये टीएमसी के अवैध वोट बैंक पर सीधा सीधा प्रहार है। सवाल गंभीर है कि क्या इन लाखों नामों का इस्तेमाल अब तक चुनावों में होता रहा था? क्या बंगाल में लोकतंत्र की बुनियाद फर्जी वोटों पर टिकी हुई थी? मंगलवार को जब मसौदा सूची आएगी तब हंगामा और ज्यादा बढ़ेगा। ग्राउंड जीरो पर हम इस चुनावी शुद्धिकरण के हर एक पहलू पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से ये महा एक्सपोज की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने भी ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अपनी बातों पर अडिग नहीं रहती हैं और बंगाल के लोगों के बीच एसआईआर को लेकर भ्रम पैदा कर रही हैं। ममता जो बोलते हो करते नहीं, उल्टा करते। वो सबसे पहले बोला मैं सौत हूँ, सततार प्रतीक हूँ, सबसे करप्टेड वो है। सबसे पहले जो बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ बोला, वो छेड़छाड़ किया, लेकिन अभी उनका रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। तो ममता का काम यही है, उल्टा काम करना। जनता के हित में कभी नहीं है। देश के खिलाफ भी काम करने वाली आदमी ममता है। और अब अगली खबर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस साल बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग के 7 जिलों के लगभग 3,500 खिलाड़ी और नुआबाद टीम के 761 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं। पिछले साल 1,65,000 प्रतिभागियों के मुकाबले इस साल संख्या बढ़कर 3,92,000 हो गई है, जिसमें 2,27,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में 11 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी शामिल हैं। और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जी हां, दिल्ली एनसीआर के उस नए लाइफलाइन से जुड़ी हुई है यह खबर, जिसने के रिकॉर्ड्स की पटरी पर स्पीड पकड़ ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नमो भारत ट्रेन की। नमो भारत ने इतिहास रच दिया है। संचालन के महज 2 साल के भीतर इस ट्रेन ने 2 करोड़ यात्रियों का विशाल आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर यह अब लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। शुरुआत धीमी थी,
21 अक्टूबर 2023 को जब 17 किलोमीटर का पहला चरण साहिबाबाद दोहाई डिपो शुरू हुआ तो नवंबर में सिर्फ 72,000 मासिक राइडरशिप थी, लेकिन जैसे जैसे विस्तार होता गया रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। मार्च 2024 में मोदी नगर नॉर्थ और अगस्त 2024 में मेरठ साउथ तक पहुंचने के बाद दिसंबर 2024 तक 42 किलोमीटर लंबा ट्रैक और 9 स्टेशन चालू हो चुके थे और मासिक राइडरशिप सीधे 7 लाख तक जा पहुंची। और अब जुलाई 2025 का डेटा देखिए, मासिक राइडरशिप 15 लाख के करीब है। नमो भारत ने अपनी क्षमता साबित की है। एक दिन में सर्वाधिक 81,550 यात्रियों का रिकॉर्ड बन गया है और आज दैनिक औसत 55 से 60,000 यात्रियों का है। साफ है कि एनसीआरटीसी की ये पहल पूरे क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। और उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पार्टी ने पुष्टि कर दी है कि 14 दिसंबर को प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। वहीं चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए भाजपा के संगठन चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर होगी और इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। नामांकन की प्रक्रिया के बाद यह साफ हो जाएगा कि संगठन का नया चेहरा कौन होगा। अमेरिका के नए H-1B वीजा नियमों का मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया है और अब कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स समेत 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के नए H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख की फीस लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। इन राज्यों ने अदालत में मुकदमा दायर करके कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की 19 सितंबर 2025 की नीति गैरकानूनी है और जरूरी सार्वजनिक सेवाओं के लिए खतरा है, क्योंकि ये H-1B वीजा कार्यक्रम के तहत उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं की लागत को बढ़ा देती है। साथ ही साथ इसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा समेत प्रमुख क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी बढ़ने का खतरा है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा के कार्यालय ने कहा है कि प्रशासन के पास ये फीस लगाने का अधिकार नहीं था। जब दुनिया का कुशल कार्यबल हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ता है तो राज्य तरक्की करता है। इससे पहले अक्टूबर में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई अन्य संगठन भी ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा चुके हैं। और बात करें खेलों की तो अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लायनल मेसी 14 साल बाद भारत आए हुए हैं और उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी आए हैं। तीनों खिलाड़ी देर रात करीब 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने आज सुबह 11 बजे कोलकाता में 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान शाहरुख खान भी उपस्थित रहे। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इसके तहत वे भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। इसके बाद मेसी युवा भारतीय क्रीड़ांगन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ अभिनेता शाहरुख खान और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का दौरा करेंगे। इनमें हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी शामिल है। इस दौरान उन्हें मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी मिलना है। 15 दिसंबर को दिल्ली में उनका दौरा खत्म होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।